डॉक्टर जाकिर नाइक जो पाकिस्तान में मौजूद है, वो भी कह रहे हैं मैं पाकिस्तान में एक नहीं हर शहर में मदरसा यूनिवर्सिटी मतलब ये खोलने जा रहा हूँ, हर बड़े शहर में। क्या कहना चाहेंगे, इसकी वजह क्या है? क्या लोगों को दीन की तरफ, या फिर इसके पीछे कोई और भी रीजन भी हो सकती है? बात ये है कि दीन की खिदमत करना हर मुसलमान की ख्वाहिश है। हर मुसलमान चाहता है कि मैं दीन की खिदमत करूं, मेरे बच्चे दीनदार हों, नमाजी हों, परहेजगार हों, नेक हों। और इसके लिए मुसलमान जो हैं वो मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं। दीनी मदारिस भी खोलते हैं, मसाजिद में भी जाते हैं और भी मुख्तलिफ तरह से इबादत वगैरह करते रहते हैं, डोनेशन वगैरह भी देते हैं इसी तरह के मामलात में। लेकिन बात यह है कि दीनी मदारिस खोलना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस अच्छी बात को गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए। दीनी मदारिस जितने हैं वो सब के सब गवर्नमेंट के अंडर होने चाहिए। हुकूमत को पता होना चाहिए कि इन मदारिस को जो फंडिंग आ रही है ये कहाँ से आ रही है, कितना पैसा इनको आ रहा है, और ये सारा पैसा जिन मकासद के लिए लिया जा रहा है वहाँ पे इस्तेमाल हो भी रहा है या नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा तो वो पैसा कहाँ जा रहा है। बड़ी ये देखें, ये बड़ा अहम बात है। जो आम लोग हैं पाकिस्तान के, वो सुन के यही कहेंगे जबरदस्त जबरदस्त मस्जिद, मदरसा, मस्जिद जो है ना वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी। लेकिन बहुत से ऐसे काम होते हैं, मैं हर एक को नहीं कह रहा, लेकिन आप इस चीज से एग्री करेंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे मौलाना हज़रात हैं। इवन पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में आया था, उसकी रीजन क्या थी? उसकी वजह भी यही थी कि हमारे यहाँ जो गलत तरीके से फंडिंग की जाती है दीनी मदारिस को, जो लोग फंडिंग दे रहे होते हैं उनका पैसे की भी उन्हें पता नहीं, वो तो अपने लिए ही कर रहे होते हैं ना, अपने लिए पैसे की भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती कि इनके पास ये पैसा आया कहाँ से है। ठीक है, इन्होंने ये जो 1 अरब रुपए का चेक किसी ने दे दिया या 1 करोड़ रुपए का जो डोनेशन दे दिया, वो 1 करोड़ रुपए उसके पास कहाँ से आया, वो लगेगा कहाँ पे? ये सारा कुछ वो चेक एंड बैलेंस होना जरूरी है। और जब आलमी इदारे जो है IMF वगैरह या वो इन सारे मामला को देखते हैं तो वो कहते हैं कि उनको पता चलता है, वो कहते हैं जी आपके यहाँ तो इंतहा पसंदी जो है वो पैदा हो रही है, मदारिस की वजह से पैदा हो रही है, जिसकी वजह से गैर मुल्की जो वो यहाँ अनसेफ हो जाते हैं, उनको फायरिंगें होती हैं, ठीक है ना, और उनको धमकियां दी जाती हैं, ठीक है, लोग उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक चीज ये बताएं, ठीक है मदरसा या कोई भी चीज है, लेकिन आज जो जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, ऐसे ही है। आपको नहीं लगता कि हम अपने बच्चों को ये भी बताएं, जिधर दीन की तालीम दे रहे हैं उधर ये भी बताएं कि भाई टेक्नोलॉजी में भी हमें आगे जाना है, हमें IT में भी आगे जाना है? क्या हमें, आपको लगता है कि मदरसों में ये चीजें होनी चाहिए? जब ये सारे मदारिस गवर्नमेंट के अंदर जाएंगे, अच्छा, तो गवर्नमेंट से हम मुतालबा कर सकेंगे कि हमारे मदारिस को आप जदीद करें, हमारे मदारिस को हमें अंदर आप लैब्स खोल के दें, ठीक है ना, बच्चों को टेक्नोलॉजी से मुतालिक जो जरूरी चीजें वो मुहैया करें उनको, ठीक है ना, उनको टेक्नोलॉजी से मुतालिक जो लिटरेचर है वो मुहैया करें, वो पढ़ाएं उनको। यहाँ पर तो जितने दीनी मदारिस हैं सबका अपना अपना लिटरेचर है, सब अपना अपना लिटरेचर पढ़ा रहे हैं बच्चों को और अपनी अपनी नजरियात दे रहे हैं। जाकिर नाइक साहब ने कहा कि जी हाँ, मुझे तो सैकड़ों जो है वो रिक्वेस्ट पाकिस्तान से और हजारों रिक्वेस्ट पूरी दुनिया से आ चुकी हैं। तो उनका ये कहना था कि वो बनाएंगे, बनाना बहुत आसान है, चलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये कहा जाकिर नाइक साहब ने। लेकिन बहरहाल वो साहिबा जो ये रिक्वेस्ट कर रही थी या ये सवाल कर रही थी, उनको ये ज़रूर देख लेना चाहिए था कि पाकिस्तान में पहले ही मदरसों की भरमार है। आपको जो स्कूल, जो नॉर्मल स्कूल होते हैं जिसमें कोई नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें एक आम एजुकेशन दी जाती है, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, इंग्लिश की, लैंग्वेजेस की, मैथ्स की, वो स्कूल कम है। लेकिन मदरसे जो है पाकिस्तान में भरे पड़े हैं, और यही वजह है कि हम देखते हैं कि हमारे लोग जो हैं वो एक तरह से एक्सट्रीमिज्म की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, और उधर से रोकने का कोई रास्ता हमें दिखाई नहीं दे रहा। एक ऐसी कंट्री जहां पर पहले ही बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो इंतहा पसंद हों, लोग एक्सट्रीम पर सोचते हों हर चीज को, और पहले ही मदरसों की भरमार हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मदरसा एजुकेशन वाले ही ऐसा सोचते हैं, मैंने जैसे पहले भी कहा, स्कूल कॉलेज के लोग भी जो वहां से स्टडीज करके बाहर आते हैं उनका दिमाग भी कुछ इसी किस्म का होता है। मशाल खान का जो केस है वो हमारे सामने है, जो कि KPK मर्दान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, और उनको उनके ही स्टूडेंट्स ने कई 100 लोगों की मौजूदगी में मार डाला, और उसके ऊपर ब्लास्फेमी जो है उसका इल्जाम लगा कर। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद इस चीज को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। हमने श्रीलंकन सिटीजन को देखा कि किस तरीके से उनको मार दिया गया, और अब इतना कुछ यहाँ पे लोगों को जिंदा जलाया गया है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा KPK में भी। लेकिन उस चीज को रोकने और कंट्रोल करने के बजाय जाकिर नाइक जैसे लोगों को बुलाकर और यहाँ पर ये बातें करवाई जा रही हैं कि जी एक और इस्लामिक स्टडीज का या एक और
اسلامک ایجوکیشن کے لیے جو ہے وہ یہاں پر مدرسہ یا اسکول جو بھی کہہ لیجئے وہ بنانے کی ان سے بات کی جا رہی ہے، اور وہ بھی بڑی خوشی خوشی کہہ رہے ہیں ہاں جی یہاں پہ بھی بننا چاہیے، لیکن معیار پہ پورا نہیں ہوتا۔ معیار کیا ہے ان کا معیار سبھی کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح سے لوگوں کو کئی سو سال پہلے کی زندگی ملے گی، یا کہہ لیجیے سٹون ایج میں چاہتے ہیں کہ لوگ رہیں، لیکن ہاں اپنے لیے سب صحیح ہے۔ اگر آپ ایسے ہی چاہتے ہیں کہ ہر وہ چیز غلط ہے، ہر وہ چیز حرام ہے جو سائنس نے بنائی ہے، جو سائنس سے ایجاد ہوئی ہے، تو آپ پھر یہ کر لیجئے کہ آپ جب بیمار ہوتے ہیں، آپ کو کچھ معمولی سا بھی فلو ہو جاتا ہے، ٹیمپریچر ہو جاتا ہے، تو جو میڈیسن آپ کھاتے ہیں وہ مت کھائیے، اس کے بجائے جائیے جا کے جنگلوں میں جڑی بوٹیاں ڈھونڈیے، انہیں پیسیے اور کھا لیجئے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو ٹریول کرنے کے لیے بھی آپ بالکل ایروپلین استعمال نہ کریں، اس کو ہر حال میں حرام قرار دے دیں، اس کے بجائے جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ گھوڑے، گدھے، خچر کسی کے اوپر بھی سواری کر سکتے ہیں، وہ کیجئے اور نکل جائیے۔ اس کی نمائش کرتے پھریں، اور ہر مجمع میں جا کے تو آپ اس کی اپنی جو علمیت ہے اس کی دھاک بٹاتے پھریں کہ مجھے آیت نمبر یہ یاد ہے اور آیت نمبر وہ یاد ہے۔ یہ اس طرح کا ایک آرٹیفیشل قسم کا ایک امپریشن لوگ کریٹ کرتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو ایک بہت بڑا دانشور مانیں اور یہ کہیں کہ وہ ہر چیز جان لیں۔ پہلی بات ہے ان کی جو پہلی سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر سسٹم ڈیلیور کرتا ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ یہ جمہوریت ہے یا نہیں ہے، یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے، پولیٹیکلی انکریکٹ کی بات نہیں کر رہا، یہ فیکچولی، کیونکہ سسٹم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک نظام، تو ایک نظام کو پہلے آپ ڈیفائن کریں گے تو پھر دیکھیں گے نا کہ وہ ڈیلیور کرتا ہے یا نہیں۔ تو مثلا اسلام میں کون سا نظام ہے جو ایکسیپٹیبل ہے اسلام کے پیروکاروں کے لیے؟ کیا وہ جمہوریت ہے؟ کیا وہ شورا ہے؟ کیا وہ امریت ہے؟ کون سا نظام ہے؟ پہلے آپ اس کو ڈیفائن کریں گے، ایک چیز پہ اتفاق کریں گے جس کو آپ اجماع کہتے ہیں، کنسنسس آف اوپینین، کہ جی ٹھیک ہے اسلام میں جمہوریت کے علاوہ چارہ نہیں، تو جمہوریت جو نظام بھی ڈیلیور کرے گی ٹھیک ہے، تو بات بنتی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ کوئی بدترین قسم کا فاشسٹ، کوئی ڈکٹیٹر، کوئی ظالم، کوئی جابر حکمران جو ہے وہ لوگوں پہ مسلط ہو جائے اور اپنی جو ہے وہ جاری کرنا شروع ہو جائے احکامات، تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ آپ کو تو ویسے ہی کوئی پرابلم نہیں، تو آپ تو ایک پریویلیج قسم کی کلاس سے ہیں جس سے ہو کے تو آپ تو فائدے اٹھا رہے ہیں، جس میں اسٹیٹ گیسٹ سے لے کے تو یہ ساری چیزیں۔ تو یہ کہنا کہ یہ پرابلم نہیں، یہ بالکل غلط سٹیٹمنٹ ہے، یہ امت مسلمان کو گمراہ کرنے والی بات ہے، اور یہی وہ سٹیٹمنٹس ہیں جنہوں نے دراصل جو ہے وہ امت ایٹ لارج جس کو آپ کہتے ہیں اس کو غلط ٹریک پہ چڑھایا۔ یہ ماضی میں جتنی جو ہے آمریتیں ہوتی رہی، ملوکیت کے جو تصورات ابھرتے رہے، ان کو جس طریقے سے عوام پہ مسلط کیا جاتا رہا، کبھی جو ہے وہ قرآن و حدیث کے پردے میں لپیٹ کے، کبھی جو ہے وہ کسی طریقے سے، تو اس کا جو ہے یہ امپیکٹ ہے کہ آج جو دنیا، ہماری دنیا ہے، یہ ڈیوائیڈڈ ہے، مختلف قسم کے جو ہے وہ طرح طرح کی بولیاں، انڈونیشیا میں آپ کوئی بولی بولتے ہیں، پاکستان میں کوئی بولتے ہیں، سعودی عربیہ میں کوئی بولتے ہیں، یعنی ہائیلی ڈیوائیڈڈ قسم کی بولیاں اگر دنیا کی کسی ایک کمیونٹی میں ریلیجن کی وجہ سے بولی جاتی ہیں تو وہ یہ اسلام ہے۔